मध्यपुर में राजनीतिक उठापटक के बीच सीरिया में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का नतीजा तख्ता पलट के रूप में सामने आया है। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी समूह एसटीएस के अलेप्पो और राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद वंश के 53 सालों से चला आ रहा वर्चस्व खत्म हुआ है। इसके साथ ही सीरिया में अब टूट का खतरा भी मंडराने लगा है। भारत में भी कई मामले कदम उठाए गए हैं और इस मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हैं। क्या कुछ भारत ने कदम उठाया है? भारत ने किस तरीके से रेस्क्यू किया है? सर, देखिए तन्मय, जिस चीज का आपने जिक्र किया कि भारत ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ऐसे में जबकि सीरिया के अंदर आखिर सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है, ये कुछ भी नहीं पता था, उस दौरान भारत ने अपने 75 नागरिकों को सीरिया से निकाला है और दमास्कस, जो कि राजधानी है सीरिया की, वहां से निकालकर उन्हें बेरूत पहुंचाया है, लेबनान की राजधानी। और करीब करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा का यह सफर था। अगर आप मैं नक्शे पे आपको बताऊं तो इनकी दूरी आपको समझ में आएगी और साथ ही आपको यह भी समझ में आएगा कि आखिर कितना चुनौती भरा, कितना मुश्किल यह पूरा ऑपरेशन था, क्योंकि यह आसान नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर, खासतौर पर जब अस्थिरता का माहौल हो, राजनीतिक अस्थिरता हो। क्योंकि इस समय सीरिया के अंदर 8 दिसंबर के बाद से, जब बशर अल असद सीरिया छोड़कर भागे, उसके बाद से वहां की सत्ता के अंदर एक अजब सी उठापटक इस समय मची हुई है। कहने को जो अल बशीर हैं वो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और मार्च 2025 तक वो सत्ता में रहेंगे। लेकिन ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौती थी अपने नागरिकों को यहां से निकालना, क्योंकि उस समय जो विद्रोही लड़ाके हैं वो दमास्कस के अंदर सब जगह पर मौजूद हैं। साथ ही उनके साथ कोई उस तरीके का रैपो नहीं है, उनके साथ कोई संवाद का सेतु नहीं है, उस तरीके से कोई फॉर्मल सरकार का स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे में इस दमास्कस से आप देखें, यहां से लोगों को निकालना और उसके बाद यहां से लोगों को निकालकर बेरूत पहुंचाना, 75 लोगों को पहुंचाना, ऐसे में जबकि सड़क पर खुलेआम विद्रोही घूम रहे हों, खुलेआम गोलीबारी चल रही हो, खुलेआम उस समय वहां पर अव्यवस्था की स्थिति हो, ऐसे में भारत ने यह कदम उठाया और उसका नतीजा रहा कि आपको इन तस्वीरों के जरिए समझ में आएगा कि किस तरीके से रातों रात इन तमाम लोगों को वहां से इकट्ठा किया गया। पहले उनको जो दमास्कस के अंदर भारत का दूतावास है वहां उन्हें जमा किया गया। ऐसे में जो मेरी बातचीत हुई है उन लोगों से जो कि इस ऑपरेशन पर निगरानी रख रहे थे, इस ऑपरेशन से जुड़े भी रहे, उन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी जो चुनौती भारत के सामने थी, सबसे पहले तो ये सारे लोग दमास्कस के अंदर या दमिश्क के अंदर मौजूद नहीं थे, ये आसपास के इलाकों के अंदर मौजूद थे, वहां से उन्हें दमास्कस के अंदर इकट्ठा करना। उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये वाहन जिसके अंदर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, उस वाहन में इन लोगों को बिठा के, क्योंकि वाहन की व्यवस्था करना। ऐसे में मैं इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहा हूं तन्मय, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, आप जहां भी जाना चाहें, वो जो सार्वजनिक वाहन हैं या कोई टैक्सीज भी हैं, वो चलने के लिए तैयार नहीं होती है। कौन अपनी जान रिस्क में डालेगा, कौन वाहन चलाकर लेकर जाएगा, इस बात की क्या गारंटी होगी, वो भी खासतौर पर एक फॉरेन गवर्नमेंट के कहने पर, क्योंकि भारत के दूतावास की तरफ से अगर ये पेशकश की भी जाती है। ऐसे में भारत ने इस चीज को मुकम्मल किया, वाहन का इंतजाम किया, इन तमाम लोगों को वहां पर जमा किया। इन 75 लोगों के अंदर जिन्हें सुरक्षित निकालकर बेरूत पहुंचाया गया है और अब जल्द ही तैयारी चल रही है इन लोगों को भारत लाने की। इसमें 44 जो हैं वो कश्मीरी तीर्थयात्री थे, कश्मीरी जायरीन थे, जो कि वहां पर जियारत के लिए पहुंचे थे। और जो सैयद ज़ैनब है, वहां पर एक पवित्र धर्मस्थल है शिया समुदाय के लिहाज से सीरिया के अंदर, जो कि दमास्कस से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, दमास्कस के ही करीब है। और यहां पर ये कश्मीरी जायरीन जो थे वो मौजूद थे। उस समय भी वो लोग मौजूद थे इस इलाके के अंदर, इस पवित्र धर्मस्थल के ऊपर, जिस दौरान विद्रोहियों ने दमास्कस के ऊपर कब्जा किया। और लगातार इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी, लगातार जो जम्मू कश्मीर से भी इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी कि विदेश मंत्रालय से यह आग्रह किया गया है, विदेश मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जिसमें कहा गया कि ये तमाम लोग वहां पर फंसे हुए हैं और ये बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आसपास गोलियां चल रही हैं, सब कुछ अनिश्चितता की स्थिति है, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये तीर्थयात्री थे, यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस मुश्किल हालात के अंदर भारत ने यह ऑपरेशन चलाया, अपने 75 लोगों को इस स्थिति के अंदर वहां से निकाला। तो यह अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। और अगर आप भारत सरकार की इस प्रेस रिलीज को देखें तो इसके अंदर साफ तौर पर नजर आता है कि 75 भारतीयों को निकाला गया सीरिया से, उस दौरान निकाला गया जब वहां पर अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति चल रही है। 44 जायरीन इसके अंदर जम्मू कश्मीर के थे और इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जियारत पूरी करना चाहते हैं, यानी लेबनान और बेरूत उन्हें पहुंचाया जरूर गया है, लेकिन यहां से कई लोग जो हैं वो इराक जाएंगे और अपनी जो जियारत, जिसके लिए, जिस धर्म यात्रा के लिए, जिस तीर्थ यात्रा के लिए वो लोग निकले हैं, वो पूरी करेंगे। साथ ही इनमें से कई लोग जो हैं जो भारत आना चाहते हैं
हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि वो लेबनान से, बेरूत से वापस अपने मुल्क लौट सकें, अपने देश लौट सकें, और इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। एक आखिरी पॉइंट में और जोड़ दूं तन्मय कि ये जो तमाम ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से, भारत के दूतावास की तरफ से चलाया गया, ये ऐसे समय में चलाया गया है जिस समय में भारत का दूतावास, देखिए यहां पर 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन यह ऑपरेशन ऐसे समय में चलाया गया जब एम्बेसी में स्टाफ बहुत कम है। एम्बेसी के अंदर केवल 5 लोगों का स्टाफ है, जिसके अंदर एम्बेसडर खुद वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां से जो लोग थे उनको हैंडओवर किया गया। और करीब, जैसा मैंने आपसे कहा कि 110 किलोमीटर का यह पूरा रास्ता है। यहां पर पूरी निगरानी के अंदर बेरूत से जो है वो भारतीय दूतावास जो है बेरूत में मौजूद, उनके लोग यहां पर पहुंचे। बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के ऊपर जो है लेबनान से जो भारतीय दूतावास की टीम थी वो यहां पर पहुंची। साथ ही जो दमस्कस से लोग लेकर पहुंचे थे इन लोगों को, और यहां पर हैंडओवर करवाया गया, और यहां से भी उन्हें, यानी लेबनान के अंदर भी, चूंकि हालात आप अच्छी तरीके से जानते हैं लेबनान में किस तरीके की स्थिति है, इजराइल के साथ टकराव और तनाव की स्थिति है, और ये सब कुछ जब हुआ, जिस समय भारत ये ऑपरेशन चला रहा था, तब बीते 24 घंटों के दौरान भी तन्मय खासतौर पर सीरिया के कई इलाकों के अंदर इजराइल की जबरदस्त बमबारी चल रही थी। 230 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है, और इन तमाम ठिकानों पर हो रही बमबारी के बीच ही भारत ने एक बड़े और मेजर ऑपरेशन के तौर पर अपने लोगों को इस इलाके से निकाला है और सुरक्षित उन्हें लेबनान पहुंचाया है। और अब इनमें से कई लोग जो हैं, जो भारत लौटना चाहते हैं, वो भारत लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं। कमर्शियल फ्लाइट से उनके भारत लौटने का इंतजाम भी किया जा रहा है। जी, हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बरपा है और जिस तरीके से भारत लगातार अपने लोगों को इन हमलों से बाहर निकाल रहा है और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, ये काबिले तारीफ है। सर, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ये विदेशों में काम करते हैं, सर उस पर थोड़ा देखिए तन्मय, जो सवाल आपने किया, अगर आप भारत सरकार का ये रिलीज देखें तो इसके अंदर भी साफ ये नजर आता है कि भारत सरकार ने अपने लोगों को तो निकाला ही, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से मुश्किल की घड़ी के अंदर, चाहे कोई भी वॉर जोन रहा हो, हमने कई ऑपरेशंस देखे हैं, हमने यमन का ऑपरेशन देखा है, सीरिया से भी इवैक्यूएशन इससे पहले हुए हैं, इसके अलावा हमने यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन गंगा देखा है। इस तरीके से जिस भी स्थिति के अंदर, जिस भी देश के अंदर जहां ऐसे हालात होते हैं जब भारतीय वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हों, तब ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन वहां चलाया जाता है। इसका ऑपरेशन, जो आपने पूछा कि आखिर चलाया कैसे जाता है, होता कैसे है, तो सबसे पहले, जैसे यहां भी आपको नजर आ रहा है, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है जब भी कोई राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति होती है। आप देखिए कि इसके साथ साथ पहले तो लोगों को एडवाइजरी इशू की गई थी। ये भारत सरकार का जो दूतावास है दमास्कस के अंदर, सीरिया के अंदर, वहां पर अगर आप देखें तो आप ये देखिए कि यहां पर एडवाइजरी इशू की गई थी 6 दिसंबर को ही, और इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया था कि जो लोग यहां से निकलना चाहते हैं वो दूतावास के साथ संपर्क में रहें, और जो भी भारतीय सीरिया में रह रहे हैं वो दूतावास के साथ संपर्क में रहें। तो सबसे पहले तो दूतावास के साथ में एक इमरजेंसी हेल्पलाइन के जरिए जो भी लोग उस भारतीय नागरिक हैं या भारत के लोग हैं, भारतवंशी लोग हैं, वो दूतावास के साथ संपर्क में रहते हैं, उसके पास जानकारी रखाई जाती है। इसके साथ साथ जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो भी इस तरीके के क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक हेल्प डेस्क को निर्धारित करता है, और वो जो कंट्रोल रूम है वो दूतावास के साथ संपर्क में रहता है। और जब ऐसा लगता है कि कोई एक प्रेसिंग सिचुएशन आ गई है, जब जरूरत पड़ गई है कि अब हालात खराब हो सकते हैं, चाहे वो सूडान में हमने स्थिति देखी हो, चाहे यमन में हमने स्थिति देखी हो, चाहे यूक्रेन में स्थिति देखी हो, उस दौरान फिर यह तय किया जाता है कि अब ऑपरेशन चलाया जाना है, यानी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो चुनौती ये थी कि सीरिया से लोगों को निकालना तो है, लेकिन दमास्कस के अंदर ऐसे में जबकि इजराइल का एयर ऑपरेशन चल रहा है, बमबारी चल रही है, ऐसे में विमान भेजकर वहां से लोगों को नहीं निकाला जा सकता था। इसीलिए तय किया गया कि जो बेस्ट रूट होगा वो रूट होगा सड़क के रास्ते, यानी दमास्कस से लोगों को बेरूत पहुंचाया जाए। और बाकायदा अगर आप देखें तो एक पूरा रोड है जो कि दमास्कस को सीरिया से को बेरूत से कनेक्ट करता है, और ये रोड जो है, जैसे यहां पे आपको M5 दिख रहा है, ये यहां पर रूट 1 और इसे रूट 30 कहा जाता है, और ये जो आप रूट 1 देख रहे हैं ये सीधे बेरूत तक जाता है, और इसी सड़क के रास्ते ये जो 75 भारतीय नागरिक हैं इनको वहां से निकाला गया। और मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर के बाद से ही, जैसे ही वहां पर विद्रोहियों ने दमास्कस के अंदर कब्जा किया, इस बात का ऐलान किया, बशर अल असद वहां से छोड़ के गए हैं, उसके बाद से ही विदेश मंत्रालय इस ऑपरेशन को लेकर हरकत में आ चुका था कि भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जाना है। उसके बाद ये तैयारी की गई कि कौन से वाहन से निकाला जाएगा, ये तमाम लोग कहां हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि इन लोगों को, ये जो तीर्थ स्थल था, यहां से पहले दमास्कस
दमस्कस के अंदर जो भारत का दूतावास है वहां उन्हें जमा किया गया, वहां से वाहनों में इनको बैठाया गया और उसके बाद इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाई गई। और जैसे ही ये लोग लेबनान पहुंचे उसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बयान दिया। जब ये ऑपरेशन इस तरीके का चल रहा होता है तब कोई जानकारी साझा इसलिए नहीं की गई कि इस तरीके के ऑपरेशन के अंदर सबसे बड़ी चुनौती तन्मय होती है वो सुरक्षा की चुनौती होती है। ऐसे में अगर जानकारी लीक हो जाए तो इन लोगों की जान के ऊपर खतरा आ सकता है। इसीलिए इस ऑपरेशन के अंदर इसकी जो गोपनीयता होती है, इसके साथ साथ उसकी जो स्विफ्टनेस होती है वो मेंटेन की जाती है। साथ ही भारतीय अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब ये लोग लेबनान पहुंचे तो भारत के जो राजदूत हैं लेबनान के अंदर, नूर रहमान इन लोगों को रिसीव करने के लिए यहां पहुंचे। तो और एक एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का झंडा लेकर ये तमाम लोग पहुंचे हैं। पूरी रात का सफर करके ये लोग पहुंचे हैं क्योंकि इन लोगों को सुरक्षा के अंदर वहां से निकाला गया है और इसमें ये सुनिश्चित किया गया कि इन लोगों को न तो किसी तरीके का नुकसान हो, साथ ही कोऑर्डिनेशन बनाया गया। जो दमस्कस के अंदर भारत का दूतावास था, बेरूत के अंदर भारत का दूतावास था, साथ ही जो बॉर्डर क्रॉस करवाई गई, ये बॉर्डर जो है इस समय में सीरिया की तरफ उस तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। सीरिया में इस तरीके से फिलहाल वहां पर अस्थिरता की स्थिति है। कंट्रोल कौन कर रहा है ये नहीं पता है, लेकिन लेबनान के साथ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन किया गया। और अल मनन एक बॉर्डर पॉइंट है लेबनान और सीरिया के बीच में, तो वहां से इन लोगों ने क्रॉस किया है और इन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया है बेरूत। जी, कैसे वहां पे जो एक एसटीएस है वो काम कर रहा है सर? देखिए, अगर सीरिया के हालात की बात की जाए तो सीरिया के अंदर फिलहाल सीरिया को कौन चला रहा है, कितना क्षेत्र उसके पास है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम जो है वो एक विद्रोही संगठन था जो खास तौर पर इदलिब के इलाके से जिसने बढ़ना शुरू किया और खास तौर पर वो बढ़ते बढ़ते दमस्कस की तरफ पहुंचा। ये वो इलाका है, अगर आप देखें दमस्कस का के आसपास का, तो ये जो सीरिया के पास का इलाका है, यहां से इन विद्रोहियों ने बढ़ना और आगे बढ़ना शुरू किया था, खास तौर पर उत्तर की तरफ से। और ये इस रास्ते से बढ़ते हुए दमस्कस की तरफ पहुंचे। ये साद, मीन, ये वो इलाके हैं। ये आप खास तौर पर देखें, ये पूरा सीरिया है और सीरिया का अलेप्पो, इदलिब। तो सबसे पहले 26 नवंबर 27 नवंबर के आसपास इदलिब के करीब से एचटीएस के लड़ाकों ने सबसे पहले अलेप्पो को अपने कब्जे के अंदर किया। अलेप्पो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर टर्की और सीरिया की बॉर्डर का ये पूरा इलाका है। और इस इलाके से इन विद्रोहियों ने फिर इदलिब के आगे हामा, उसके बाद होम्स और उसके बाद इस इलाके से उन्होंने दमस्कस की तरफ बढ़ना शुरू किया था। और ये एचटीएस जो है, अगर आप मौजूदा नक्शे को देखें तो अभी फिलहाल सीरिया का एक बड़ा हिस्सा कहा जा सकता है, खासतौर पर राजधानी के अलावा। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो पूरा इलाका है ये फिलहाल यहां पर नजर आएगा जहां पर आपको एचटीएस है। लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां सीधे तौर पर एचटीएस का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन यहां से सीरियन जो आर्मी है, जो सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, बशर अल असद के देश छोड़ जाने के बाद से जो सीरियन आर्मी है वो अपनी पोस्ट छोड़ के जा चुकी है। और इसके कारण इस पूरे इलाके के अंदर माना जा रहा है कि फिलहाल एचटीएस ही सबसे प्रभावी संगठन है। हालांकि इस जगह के ऊपर एक कब्जे की लड़ाई भी कहा जा सकता है, एक प्रभुत्व की जो लड़ाई है वो फिलहाल यहाँ इस इलाके के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बड़ा क्षेत्र जो है वो टर्की की सीमा से भी लगता है। और यहाँ पर जो सीरियन नेशनल जो एसडीएफ है, सीरियन डिफेंस फोर्स, उसके पास में एक इलाका है। इसके अलावा ये जो इलाका है यहाँ पर जो टर्की के प्रभाव वाले जो लड़ाके हैं उनका असर है। इसके अलावा जो ये इलाका है ये खास तौर पर जो दक्षिण और कहा जा सकता है दक्षिण और पूर्व का इलाका है सीरिया का, उस इलाके के अंदर भी जो है वो अलग अलग रिजीम्स का, अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनका कब्जा है। तो ये जो इलाका है इसके अंदर डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरीके से कब्जे की लड़ाई को लेकर कोई बहुत सूचना नहीं आई है कि क्या एचटीएस, एसडीएफ, एसएनए इनके बीच में किसी तरीके का कोई टकराव हो रहा है क्या। लेकिन एक अस्थिरता की स्थिति इस समय सीरिया में है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अल बशीर को जो है वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्योंकि बशर अल असद देश छोड़कर जा चुके हैं। उनके जो हाफिज अल जलाली जो थे, जो कि उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी सत्ता हस्तांतरण कर दिया है। उसके 8 दिसंबर को उनका भी बयान सामने आया था। तो कुछ इस तरीके से एक अनिश्चितता की स्थिति जो है वो इस समय सीरिया में देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यही वजह है कि भारत सरकार ने भी ये फैसला लिया कि अब वक्त है अपने लोगों को वहां से निकाला जाए। अभी भी 50 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से वो लोग हैं जो कि जिन्होंने वहां पे
शादियां की हैं, जिनके वहां पर घर हैं और वो लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनको भी भारत सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि अगर कभी वो ये सोचते हैं कि वो निकलना चाहते हैं, सीरिया से आना चाहते हैं, तो उन्हें भी पर्याप्त मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जो सवाल आपने किया कि सीरिया में इस समय के हालात क्या हैं, तो सीरिया में इस समय के हालात को अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि सीरिया में इस समय एक ही स्थिति है और वो है अनिश्चितता की स्थिति। एक ही स्थिति है, वो है अव्यवस्था की स्थिति, क्योंकि अभी व्यवस्था कौन संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है, ये सब कुछ धुंधला है, ये अस्पष्ट है। सीरिया में स्थिति कब स्पष्ट होगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि अलग अलग जगह से जिस तरीके के बयान आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि सीरिया की स्थिति को, सीरिया के हालात को स्थिर करने के अंदर जो विभिन्न देश हैं वो अपनी मदद करेंगे। और सीरिया के अंदर एक जो सीरियन लेड प्रोसेस है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अलग अलग देशों के बयान आए हैं, उसके अंदर भारत सरकार का भी एक बयान है और भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि शांति से इस समस्या का समाधान भी निकलना चाहिए। साथ ही जो सीरियन लेड प्रोसेस है, यानी किसी विदेशी ताकत या किसी विदेशी देश की, किसी दूसरे देश की अगुवाई में प्रक्रिया आगे बढ़े, उससे बेहतर होगा कि सीरिया के लोगों की अगुवाई के अंदर एक शांति स्थापना की प्रक्रिया चले, क्योंकि 2011 के बाद से सीरिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। साथ ही करीब 50 साल से ज्यादा का, जैसा आपने भी जिक्र किया, 50 साल से ज्यादा से बशर अल असद के परिवार का ही वहां पर शासन था। तो करीब 2000 के अंदर करीब 24 साल से तो बशर अल असद राष्ट्रपति के तौर पर सीरिया की सत्ता पर काबिज थे, लेकिन अब वहां पर एक सत्ता परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन सत्ता का असली केंद्र कौन है? क्योंकि HTS के जो प्रमुख हैं अबू अल जलाली जो है वो कहने को लीडर हैं, लेकिन फिलहाल पूरे सीरिया के ऊपर न तो किसी एक फोर्स का नियंत्रण है, न किसी एक सरकार का नियंत्रण है। और जो तमाम एजेंसीज हैं, हालांकि HTS और जो विद्रोही लड़ाके हैं, उन्होंने एक यूनिफिकेशन बनाने की कोशिश जरूर की है। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, सीरियन नेशनल आर्मी यानी बशर अल असद की सेना के अंदर जो भी सैनिक थे, उनको एक आम माफी का ऐलान किया गया है। साथ ही एक ऐलान किया गया है कि जो भी सरकारी संस्थाएं, जो भी प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, अलग अलग विभाग जो काम कर रहे थे, वो जो सरकारी फाइलें हैं, वो सरकारी फाइलें सौंपें, कोई फाइल नष्ट न की जाए, और ताकि जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, उसे पटरी पर जल्द से जल्द लाया जा सके। जी, सीरिया में जो ये जंग छेड़ी गई है, इसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये नई जंग है और ये जंग तेल के लिए की जा रही है। जी, देखिए, की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसको लेकर कोई बहुत ठोस इसके अंदर प्रमाण नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सीरिया में बहुत लंबे समय से एक आर्थिक अनिश्चितता का दौर चल रहा था। करीब अगर आप देखें 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग के बाद से ही सीरिया एक अनिश्चितता और गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा। तो ऐसे में किसी भी तरीका, अगर आप तेल का एक्सप्लोरेशन की बात करें, ये पूरा इलाका तेल का रिच इलाका है, जिसके अंदर सीरिया की जो बॉर्डर्स हैं वो इराक से लगती हैं, सीरिया की जो बॉर्डर्स हैं वो जो है जॉर्डन से लगती हैं, लेबनान से लगती हैं। ऐसे में सीरिया के अंदर किसी तरीके का किसी बड़े तेल भंडार के एक्सप्लोरेशन के लिए जिस तरीके की स्थिरता की जरूरत है, फिलहाल वो सीरिया के अंदर नहीं है। सीरिया बहुत लंबे समय से एक आर्थिक मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। जिस तरीके से आपने देखा कि बशर अल असद की सेना ने न तो कोई रेजिस्टेंस दिया HTS के खिलाफ, न ही पब्लिक ने उस तरीके से, बशर अल असद यदि पॉपुलर होते तो बशर अल असद को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए पब्लिक सड़कों पर उतरती। लेकिन पब्लिक जो है वो उन विद्रोहियों के समर्थन के अंदर सड़कों पर उतरती हुई नजर आई। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इसलिए सीरिया के अंदर हालात कितने मुश्किल और कठिन थे, इसलिए यह फिलहाल कहना मुश्किल है कि क्या किसी तेल के कुएं के लिए या किसी तेल के उत्पादन के लिए ये लड़ाई हुई है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि चूंकि इस पूरे इलाके के अंदर एक राजनीतिक टकराव और तनाव की स्थिति चल रही थी, लगातार वहां पर युद्ध के, जंग के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे थे, उसी दौरान शायद ये जो HTS के लड़ाके हैं या जो विद्रोही संगठन हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि यही वक्त है, सही वक्त है, और इसी समय बशर अल असद की सरकार पर चोट की जा सकती है, और उन्होंने यहां बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसको लेकर तरह तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अचानक HTS को कहीं से कोई इशारा मिला और उसके बाद HTS के लड़ाकों ने इस तरीके से बढ़ना शुरू किया कि वो सीधे बढ़ते बढ़ते दमस्कस आ गए। क्योंकि HTS कोई नया संगठन नहीं है, 2017 के अंदर यह संगठन बना था। अगर आप 2017 से भी देखें तो 7 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि HTS बढ़ते बढ़ते दमस्कस पर आ भी गया और महज कुछ दिनों के भीतर उसने बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि इसमें इजराइल की तरफ से भी जिस तरीके से बमबारी और एक सपोर्ट दिया जा रहा था, एक फायर कवर दिया जा रहा था, उसने भी एक भूमिका अदा की।
इसके अलावा रूस का फंसा होना, ईरान का उलझा होना, लेबनान और हिजबुल्लाह का भी जो है वो फिलहाल मुश्किलों में उलझा, तनाव से ग्रस्त होना, ये एक बहुत सारे कारण थे जिसके कारण सीरिया की सत्ता के अंदर वो बदलाव हुआ जो कि अरब स्प्रिंग के बाद नहीं हो पाया, जो कि 2013 से शुरू हुए गृह युद्ध के बाद नहीं हो पाया, जो आईसिस के हमलों के बावजूद नहीं हो पाया, अलकायदा के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के टकराव के बावजूद नहीं हो पाया। वो अचानक से हुआ और उसने महज 7-8 दिनों के भीतर सीरिया की जो सत्ता है उसको पलट कर रख दिया। जी, देशों का जिक्र किया है, रूस, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तुर्की जैसे देश हैं, इनकी दिलचस्पी जो है वो सीरिया में क्यों इतनी? देखिए, सीरिया के साथ में आमतौर पर अगर आप किसी भी देश की समस्या को, किसी भी देश को के हालात को या उसकी जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको उसका नक्शा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप सीरिया का नक्शा देखें तो सीरिया की बॉर्डर्स आप कहां से जुड़ती हुई पाते हैं? आपको साफ नजर आएगा कि जॉर्डन से सीरिया की बॉर्डर जुड़ती है, लेबनान से सीरिया की बॉर्डर जुड़ती है, इजराइल से सीरिया की बॉर्डर जुड़ती है, इसके अलावा इराक से सीरिया की बॉर्डर जुड़ती है और साथ ही तुर्की से सीरिया की बॉर्डर जुड़ती है। 2011 के बाद से खासतौर पर इस इलाके के अंदर जब से कहा जा सकता है कि जब से अरब स्प्रिंग के बाद से यहां राजनीतिक उठापटक और उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, साथ ही ये जो इलाका है तुर्की के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर कुर्दों का टकराव का इलाका रहा। खासतौर पर कुर्द जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर हैं, ये जो टर्की से लगी हुई सीमा है वहां पर भी, और उसके साथ साथ इराक के लगे हुए कुछ इलाकों के अंदर भी, खासतौर पर मौसूल, इरबिल का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर भी कुर्दों की बड़ी आबादी है। तो ऐसे में टर्की की जो फोर्सेस हैं वो यहां पर बहुत लंबे समय से बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जो विद्रोही गुट थे उनको मदद कर रही थी। और ऐसे में जब टर्की ने यह देखा कि इजराइल की तरफ से तनाव, इजराइल की तरफ से जो प्रेशर है वो सीरिया के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, बशर अल असद इस समय अपने सबसे कमजोर दौर के अंदर है, कहीं ना कहीं टर्की को इसके अंदर गेनर के तौर पर देखा जा रहा है कि तुर्की ने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। और अब एक तरीके से उनका जो प्रभाव है, क्योंकि HTS का जो प्रभाव था वो इदलिब के इलाके के अंदर था, और इदलिब के इलाके के अंदर ये जो विद्रोही गुट हैं इनके ऊपर टर्की का भी एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। तो माना जाता है कि एक गेन जो है वो तुर्की ने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर सीरिया में हासिल कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस इलाके के अंदर इजराइल ने क्या हासिल किया है, अगर आप इजराइल के लिहाज से देखें तो इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर, इजराइल, लेबनान और सीरिया, इनकी बॉर्डर का एक ट्राई जंक्शन बनता है और यहां पर UN की फोर्सेस तैनात हैं। भारत के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण इसलिए है तन्मय क्योंकि इस इलाके के अंदर खासतौर पर ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है, इस गोलान हाइट्स के इलाके के ऊपर भारतीय जो शांति सैनिक के भारतीय जो फौजी हैं वो भी UN के पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर इस इलाके के अंदर तैनात हैं। तो जैसे ही बशर अल असद की सरकार यहां पर दमस्कस के अंदर गिरी, उसके तत्काल बाद खासतौर पर जो इजराइल है, इजराइल ने इस बॉर्डर के ट्राई जंक्शन के ऊपर, ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है, इस बॉर्डर के ट्राई जंक्शन के इलाके के ऊपर उसने अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ा दिया है। और अभी की स्थिति के अंदर भी अगर हम बात करें तो इस कई इलाके के अंदर जो इजराइल की फोर्सेस हैं उसने यहां पर एक मोर्चाबंदी तैयार कर रखी है और इसको लेकर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया जिसके अंदर कहा गया कि इजराइल ने ये जो कदम उठाया है ये कदम अपने सेफ्टी के लिए उठाया है ताकि इस इलाके के अंदर, ये DMZ जो आप पढ़ रहे हैं यहां पर, इसे डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। यानी यहां पर जो है ये UN के शांति सैनिक यहां पर हैं, एक तरीके से यहां पर कोई फौजी तैनाती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इलाका है, जो सीरिया से लगा हुआ इलाका है, यहां पर इजराइल ने अपने फोर्सेस को तैनात किया है और इसको लेकर बाकायदा बयान दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और उन्होंने कहा है कि जब तक सीरिया के अंदर कोई एक स्थायी राजनीतिक स्थिरता नहीं आती है, एक राजनीतिक सत्ता वहां पर स्थिरता के साथ नहीं आती है, तब तक इजराइल अपनी हिफाजत के लिए ये काम कर रहा है। यानी यहां पर वो फौजी तैनाती कर रहा है। साथ ही इजराइल के जो टैंक हैं वो भी इस इलाके के अंदर स्पॉट किए गए हैं। यानी इजराइल ने एक तरीके से सीरिया के इलाके के अंदर अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हासिल की है तुर्की ने इस इलाके के अंदर, इसके साथ साथ एक जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो हासिल की है इजराइल ने। अब जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने समय से जब लड़ाई चल रही थी, तुर्की हटाना चाहता था, इजराइल हटाना चाहता था, तो बशर अल असद टिके किसके सहारे थे? तो बशर अल असद के लिए दो सपोर्ट पिलर थे। उनका एक बड़ा सपोर्ट पिलर जो था वो था रूस, क्योंकि रूस, तुर्तुस और लताकिया, ये जो दो जगह हैं जहां पर रूस के बड़े बेसिस थे और रूस के नेवल बेसिस हैं इस इलाके के अंदर, और अभी भी जो रशियन नेवल फोर्सेस हैं वो इस इलाके के अंदर तैनात हैं। हालांकि बशर अल असद को बचाने के लिए रूस ने किसी तरीके का मिलिट्री पावर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये बात सही है कि बशर अल असद को सरकार में बनाए रखने के लिए जरूर
रूस एक मददगार के तौर पर वहां पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही मौका आया रूस ने बशर अल असद को यह विकल्प दिया कि वो चाहें तो वो मॉस्को आ सकते हैं, लेकिन रूस अपनी फौजों को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब रूस एक और लड़ाई का मोर्चा खोले और वहां पर अपने सैनिकों को खड़ा करे या अपने सैनिकों को सीरिया की जमीन के ऊपर उतारे। इसलिए रूस ने एक तरीके से बैकसीट ली। रूस को लूजर के तौर पर जरूर देखा जा रहा है सीरिया के इस मैदान के अंदर, साथ ही एक बड़े लूजर के तौर पर देखा जा रहा है ईरान को, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, नक्शे से अगर आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो लेबनान है, लेबनान का जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला भी मददगार के तौर पर बशर अल असद के साथ खड़ा था, और साथ ही जो ईरान है वो भी एक मददगार के तौर पर इस इलाके के अंदर बशर अल असद के साथ में था, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर एक जो शब्द है जिसका इस्तेमाल काफ़ी पिछले 5-7 सालों के अंदर होता आया है, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ से लेकर इस इलाके तक एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इसके अंदर ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान, यहां से एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी जो शिया लड़ाकों का एक पूरा समूह था, उसको ईरान ने कुछ इस तरीके से गलियारे के तौर पर यहां पर बनाया था कि वो इजराइल की हद तक अपने हथियार पहुंचा पा रहा था। जैसा कि लगातार हम बात भी करते रहे इससे पहले भी तन्मय, कि आखिर हिजबुल्ला के पास में ईरान के हथियार कैसे पहुंचते रहे, तो यही एक गलियारा था जिस गलियारे को अब इजराइल ने कहीं ना कहीं नष्ट किया है, तोड़ा है, और यहां पर अब ये इराक का इलाका जहां पर अमेरिकन फोर्सेस तैनात हैं, वहां भी बमबारी हुई है। ये बगदाद है इराक की राजधानी। इसके अलावा सीरिया के अंदर अब जो है वो एक्सेस नहीं मिलेगा जो पहले हासिल था, और इसके अलावा हिजबुल्ला भी जो है वो संघर्ष विराम कर चुका है, हिजबुल्ला भी कमज़ोर हुआ है। तो इस स्थिति के अंदर इजराइल ने कहीं ना कहीं पिछले 1 साल के अंदर अपने लिए जो डिफेंस है उसको मजबूत किया है, और 2006 के बाद से जिस तरीके से ईरान ने यहाँ पर एक तरीके से जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे अमेरिका और इजराइल एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, वो कमज़ोर हुआ है। ये जो कॉरिडोर था जिसे वेपन कॉरिडोर कहा जाता था फॉर द शिया रेजिस्टेंस, या कहा जाए एंटी इजराइल रेजिस्टेंस, उस कॉरिडोर को भी यहां पर तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो अभी फिलहाल सीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है एक लिंक के तौर पर था, और इसीलिए सीरिया के अंदर ये जो ऑपरेशन है, किसी भी लड़ाई की बंदी से पहले, इस लड़ाई को बंद करने से पहले इजराइल चाहता था कि इस इलाके को भी सिक्योर कर लिया जाए, और वो जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो इजराइल ने भी हासिल की है, तुर्की ने भी हासिल की है। तो इसके अंदर अगर गेनर और लूजर की हम बात करें, इजराइल डेफिनेटली एक गेनर के तौर पर माना जा रहा है। इस गेन और लॉस के पीछे एक जो बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम के प्लेयर के तौर पर अमेरिका इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो इस मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी हैं, और साथ ही यहां पर पर्शियन गल्फ के अंदर भी हैं। तो ये पर्शियन गल्फ नहीं, माफ कीजिएगा, पर्शियन गल्फ यहां से जो है यहां पर अगर आप देखें तो ये पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है। तो इन दोनों इलाकों के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं, यानी ये मेडिटेरेनियन सी और साथ ही ये पर्शियन गल्फ। तो अमेरिकन फोर्सेस इन दोनों ही इलाकों के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, अमेरिका इजराइल की मदद भी करता रहा है, और ये सब कुछ जो हुआ है, जिस तरीके से बशर अल असद की सरकार गई है, उसके बाद आपने सुना होगा जो बाइडेन भी सामने आए थे, उन्होंने भी बयान दिया इस मामले को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था। तो अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जाहिर तौर पर एक दिलचस्पी भी रखता रहा है, उसके एक्टिव इंटरेस्ट भी हैं, और कहीं ना कहीं उसने इजराइल को मदद भी की है। साथ ही तुर्की जो है नेटो के अंदर अमेरिका का पार्टनर है, नेटो के अंदर अमेरिका भी है, उसके साथ साथ तुर्की भी है। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स की मदद सीरिया के इस क्षेत्र के अंदर की है अमेरिका ने भी, और इसीलिए अमेरिका, इजराइल, तुर्की इन्हें गेनर के तौर पर माना जा रहा है। इसके अलावा लेबनान, ईरान और रूस इन्हें एक लूजर के तौर पर, या खासतौर पर हिजबुल्ला को अगर आप गिने एक नॉन स्टेट के तौर पर, तो हिजबुल्ला, ईरान और रूस, इसे कहीं ना कहीं झटका मिला है सीरिया के इस सत्ता परिवर्तन से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।